नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली पुस्तक चल रही है, उसमें हम अपने आधुनिक भारत को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के पूरा करने के क्रम में ही ये आज आपका लेक्चर नंबर आपका ये 24 होगा। इसी लेक्चर नंबर 24 के तहत देखेंगे हम स्वराज पार्टी का गठन किस प्रकार से हुआ और साइमन कमीशन का गठन किस प्रकार से हुआ था। वो जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ वो 1923 में हुआ था, और साइमन कमीशन जो भारत आएगा, लेकिन ध्यान रखना, देखो भारत तो ये 1928 में आता है, लेकिन ये चलता कब है? ये चलता है ब्रिटेन से 1927 में, और 1928 में ये भारत आकर लगता है। तो इसी वजह से आपको डेट याद रखनी है दोनों, कि भारत कब आएगा, ये आएगा 1928 में, लेकिन ये और जो ये भारत से ब्रिटेन से कब चलेगा, तो ये 1927 में ये ब्रिटेन से चलेगा। अब देखो स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ। स्वराज पार्टी के गठन का एक ही कारण था कि जो असहयोग आंदोलन था, वो उसके गांधी जी द्वारा वापस लिए जाने के कारण ही जब 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया, उसी की एवज में फिर मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन अपने हिसाब से अपने तरीके से किया था। पर इसी वजह से क्या हुआ, जो गांधी जी थे, गांधी जी को सजा हो जाती है वहां पर 6 वर्ष की, और 6 वर्ष की सजा होने के बाद में गांधी जी जो थे वो सक्रिय राजनीति से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दूर क्या, वो जब यहाँ है ही नहीं, वो तो जेलों में बंद है। तो इसी वजह से क्या होगा कि गांधी जी का 6 वर्ष तक अब कोई रोल नहीं रहने वाला। और अब क्या होगा कि असहयोग आंदोलन से जो बिखरे क्रांतिकारी लोग थे, वो अपना अलग अलग संगठन अपने तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे, और अंग्रेज जो होंगे वो उसी हिसाब से उनका दमन भी करेंगे। अब देखो ये जो एग्जाम, ये जो वीडियो होगा आपका, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो सब के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो पहले इसके नोट्स देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो हुआ क्या, 1919 में भारत ने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था, और वर्ष 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। और मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का मतलब होता है चित्तरंजन दासी, ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ यह योजना अस्वीकार कर दी गई। और सी आर दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया इन्होंने, किसने? चित्तरंजन दास ने। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सी आर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, और श्रीनिवास अयंगर जो थे वो मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तथा एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। और 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव अर्थात केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन, अर्थात अपने राष्ट्र का मित्र। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए, तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया, और मदन मोहन मालवीय जो थे वो हिंदू सभा के संस्थापक सदस्य भी थे। बस इनके बारे में इतना ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अच्छे खासे पूछेंगे। कैसे, देखो जरा। अब कहता है, देखो कहता है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो कारण क्या था वो देख लेते हैं। देखो, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, बिल्कुल ये इसका परिणाम था कि असहयोग आंदोलन के वापस लेने के कारण ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। ये भी है, ये भी ठीक है आपका। और उसके बाद में कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन किया गया, ये गलत है। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका आंसर निकलेगा एक और दो, बी आंसर होगा आपका। देखो,
1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया और वर्ष 1920 में के आम चुनावों में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी आर दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने से लेकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। उच्छेदन अर्थात बहिष्कार करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? तो सी आर दास साहब ने ही त्याग पत्र दिया था। आंसर ए होगा आपका। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। देखो, स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। असफल कौन हुआ? 1922 में। कौन? असहयोग आंदोलन। इसी की एवज में हुआ था। तो अर्थात स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। आंसर ए होगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी अर्थात कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। आंसर आपका ए होगा। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। तो स्वराज पार्टी को जो संस्थापित किया था वो किसने? देखो, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने नहीं, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय नहीं, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ये थे। दोनों ने इसको स्थापित किया था जनवरी 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। आंसर आपका सी होगा। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? देखो, स्वराज दल की स्थापना फिर से रिपीट हो रहा है सवाल। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू साहब ने की थी। आंसर आपका डी। सी आर दास कह लो या फिर चित्तरंजन दास कह लो, बात एक ही है। कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? देखो, कौन कौन? सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। तो इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि सही कूट का देखना है आपको। तो सही कूट कौन सा होगा? आपका डी होगा, 2 और 4। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो ये थी आपकी स्वराज पार्टी, जो जनवरी 1923 में गठित हुई थी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? अब देखो, कौन था नहीं? श्रीनिवास अयंगर थे, ये आपका ठीक है। चितरंजन दास थे, विठल भाई भी थे, सी राजगोपालाचारी इसमें नहीं थे। आंसर आपका डी होगा। सी राजगोपालाचारी स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास और तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर जो मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे तथा एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव अर्थात केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? देखो, मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे, और कौन नहीं थे? और एनसी केलकर भी थे। तो आंसर डी होगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन किया था वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। आंसर आपका ए होगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी अर्थात कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया और सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। घटनाओं का कालानुक्रम लगाना। देखो, सबसे पहले कौन सी घटना हुई और उसके बाद कौन सी हुई, ये आपको देखना होगा। देखो, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 में। स्वराज दल की स्थापना हुई 1923 में। अब आप लगा लो। तो सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है? लखनऊ समझौता। एक देखो कहाँ है, तो एक औरों में भी है। तो उसके बाद में 1916 के बाद में क्या होगा? 1919। इसका मतलब एक के बाद तीन आना चाहिए। तो एक के बाद देखो तीन ना तो इसमें है और ना इसमें, तो आपका आंसर क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा। अब आप मिला भी सकते हैं भाई, एक
3 और उसके बाद में आपका 4 और उसके बाद में आपका 2 लगेगा। देखो, लखनऊ समझौता 1916 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में, स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो कोई ये थे हमारे M.A. जिन्ना, अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इसका समर्थन किया था। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101वीं निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बंबई संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवादी सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व्यक्तिगत रूप से विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। CR दास को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकालत वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। तो ये किसने की थी घोषणा? देखो, ये की थी CR दास साहब ने। आंसर आपका ए होगा। देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। नेक्स्ट, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये किया था आपका इंडियन लिबरल पार्टी का गठन। आंसर आपका डी बनेगा। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 में हुआ। के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अर्थात अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। अब देखो, इसमें सही उत्तर क्या होगा? कौन थे? देखो, इंडियन पार्टी अर्थात ये कह लो कि जो इंडियन पार्टी के नेता थे वो कौन कौन थे। तो इसमें लाला हरदयाल थे? नहीं, ये नहीं थे इसमें। मदन मोहन मालवीय थे? हाँ जी। मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तो दो और आपका इसमें नहीं नहीं, सॉरी, मोहम्मद अली नहीं थे यहाँ पर, मोतीलाल नेहरू थे। तो 2 और 4 लगेगा आपका इसमें। तो आंसर आपका डी बनेगा। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई जे पटेल। आंसर आपका बी बनेगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विट्ठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो फिर से वही विट्ठल भाई पटेल साहब थे। डी आंसर। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे आपके फिर से विट्ठल भाई पटेल। आंसर आपका डी होगा। देखो, साइमन कमीशन के बारे में देख लेते हैं कि साइमन कमीशन कब आया, कैसे आया और क्या क्या इसकी भूमिका रही। अब देखो, ध्यान रखना कि जो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ब्रिटेन सरकार को, उसी के परिणाम स्वरूप इसी का परिणाम होगा गोलमेज सम्मेलन। जो 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे वो इसी पर ही चर्चा के लिए बुलाए जाएंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही। पहले इसके नोट्स के बारे में देख लेते हैं और उसके बारे में फिर हम उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे यहाँ से। कैसे? देखो, वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। लेकिन देखो, जो अधिनियम बनते थे ना उनकी 10 वर्ष पर समीक्षा की जाती थी। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था 1919 में, लेकिन इसकी चर्चा कब होनी थी? 1929 में होनी थी, क्योंकि 10 वर्ष के बाद होनी थी। लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड में इलेक्शन आ गए। इलेक्शन की वजह से ही ये जो था, इस पर
जो आयोग गठन करना था वो 1929 में होना था, लेकिन उसका गठन पहले ही कर दिया गया इलेक्शन की वजह से। ब्रिटेन में इलेक्शन की वजह से ऐसा हुआ। और आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन या भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन, ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्टैनली बॉल्डविनी ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 7 सदस्य थे। क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया था। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। ध्यान रखना है, भारत कब आया? 1928 में। इंग्लैंड से कब चला था? 1927 में। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता अर्थात 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीवेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले और लाहौर में साइमन कमीशन के विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस द्वारा की गई बस बर्बरता पूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय 1665 से 1928 तक रहेंगे। पंजाब के प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट, अर्थात कहने का मतलब यह था जो साइमन कमीशन लाया गया था उसके विरोध में या उसके उत्तर में भारतीयों ने या कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इसीलिए इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। दो मुस्लिम सहित कुल इसमें 9 लोगों की समिति थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस अर्थात अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो ये तो हो जाता है आपका साइमन कमीशन का एक तरीके से कॉन्सेप्ट। यदि और डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो डिटेल के साथ आपको मैंने हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री आ रखी है यूट्यूब पर ही, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अब इसकी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ध्यान रखना है, ब्रिटेन से कब चला? 1927 में। लेकिन भारत कब आया? 3 जनवरी 1928 को। वो कह रहा है कि भारत किस वर्ष आया। यदि वो कहता है कि ब्रिटेन से कब चला, ये कहता है कि साइमन कमीशन कब चला था भारत की तरफ, तो 1927 इसका आंसर होता। लेकिन अब इसका आंसर क्या है? 1928 भी आंसर होगा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। यह आयोग को देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया और विरोध भी किया और साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? अब देखो क्यों हुआ, तो देखो भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनर्रक्षण कभी नहीं चाहते थे, ये गलत है। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन शासन की समाप्ति की स्तुति की थी, ये भी गलत है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये इसका मेन कारण बनता, तो आंसर आपका सी होगा। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, देखो नियुक्त कब किया गया था, तो 1927 में। आंसर आपका बी होगा। 1928 से साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? देखो भारत में जो किस उद्देश्य से आया था, ये आया था आपका प्रशासनिक सुधार पर विचारों के लिए। जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, उसी की समीक्षा के एवज में ये लाया गया था, तो आंसर ए होगा।
भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि क्यों किया था देखो, इसे भारत का विभाजन हेतु बनाया गया था नहीं, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेबर पार्टी के थे क्लीमेंट एटली, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? देखो कौन एक उदारवादी, ये थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन ही उदारवादी दल के नेता थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साइमन कमीशन में श्रमिक दल अर्थात लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। नेक्स्ट, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये सुझाव दिए थे लॉर्ड इरविन ने। आंसर आपका डी होगा। कुछ पुस्तकें एवं वेबसाइट के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, जबकि डॉक्टर वसीमदेव अंबेडकर राइटिंग ए स्पीच वॉल्यूम 17 पार्ट ए पेज नंबर 63 के अनुसार साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने दिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था। इसके अर्थात इसमें कोई सदस्य भारतीय न होने के कारण विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब देखो, कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। अब देखो, ऐसे सवाल जब भी हो सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम। देखो, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। ठीक है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। देखो, साइमन साइमन आयोग का बहिष्कार कांग्रेस ने क्यों किया? कांग्रेस ने बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि इस आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका मतलब क्या है? कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, और आर जो है वो उसकी एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? और कथनों के नीचे कूट सही उत्तर बताना। देखो, सही देखना है इसमें। उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेंज फोर्स सुधार अधिनियम तो उसी की समीक्षा के लिए आया था। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी ठीक है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए स्थिति की थी, ये भी ठीक है आपका। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक संवैधानिक या वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बने और इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं के द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखेगी और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस भी निकाले गए। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, इसने प्रांत में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार प्रतिस्थापित करने की स्तुति की थी, ये आपका ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे बेस्ट देखना है इसमें कौन सा बेस्ट होगा। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था, ये नहीं है। इसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, ये भी नहीं है। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सर्जित करने की स्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो, ये भी पूरी तरह से गलत है। तो आंसर अब आपका यही होगा। साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्रों में द्वैत शासन को प्रतिस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की स्तुति की तथा अन्य विकल्प कथन साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही नहीं है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। देखो कहाँ घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो और इसी दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उसी दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, और ये हुआ भी था अंत में। नेक्स्ट,
पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय साहब को। सी आंसर। लाला लाजपत राय जो 1865 में इनका जन्म हुआ और 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है, पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अब फिर से आपको सुमेलित करना है। देखो, कथन ए है और उसका कारण आर है। अब ये देखना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा सही नहीं है। देखो, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। ये ठीक है आपका। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो विरोध क्यों हुआ था? विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। तो इसलिए आज का क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। आंसर इसलिए ए हो। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका देशव्यापी विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू साहब ने ये तैयार की थी। तो आंसर आपका यही होगा। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव बने थे और 2 मुस्लिम सहित 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो वो राजगोपालाचारी और सरदार पटेल नहीं, मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ भाई पटेल नहीं, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। आंसर आपका सी हो। मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेटस अर्थात हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी तथा प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया है जो इससे संबंधित नहीं थे। अतः प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे इसमें ये शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो किस की अनुशंसा की गई वो देखते हैं। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये इसकी मांग की गई थी। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, ये भी ठीक है। तो पूछ रहा है कि सही है, तो आपका 2 और 3 बी आंसर लगेगा इसमें। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस अर्थात अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार समाहित सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की से के गठन के संबंध थे। कौन गठन से संबंधित थे? देखो, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो इन दोनों ने ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो आंसर आपका सी होगा, 1 और 2। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील गति शक्तियों संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखो कौन सा इसमें फिट होगा। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था और इसका विषय था, क्या विषय था? देखो, इसका जो विषय था, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता था। नहीं, जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन चाहते थे, ये भी नहीं है। अब देखो, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय जो था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं थी। तो आंसर आपका अब सी लगेगा इसमें। साइमन आयोग के नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधारों के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्य समिति, कुल जिसमें 9 सदस्य थे, अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही
इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिशें की गई, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम एन जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? देखो, 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था 1929 में। अब देखो, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी 1929 में। मार्च 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। कांग्रेस की कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? देखो, वो हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। आंसर आपका सी होगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्र राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालीन लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की के रूप में कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह का निर्माण किया था। अब ये तो हो जाता है आपका पूरा। दोनों आपके साइमन कमीशन भी और आपकी नेहरू रिपोर्ट जो भी थी, ये आपके पूरे हो जाते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट बनेगा, अगला जो टॉपिक होगा, वो हमारा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। वो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। और इसी के तहत यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम वहां से आप ज्वाइन कर लेना, और वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, या फिर हिंदी के नोट्स चाहिए, या फिर पॉलिटी के नोट्स चाहिए, क्योंकि तीनों ही मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं, इसके लिए आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। क्योंकि हालांकि देखो, ये जो इसके तीनों के नोट्स पढ़े तो आपके टेलीग्राम पे भी है, लेकिन हो सकता है कि आपको ना मिले, क्योंकि वो बहुत नीचे चले गए होंगे। लेकिन कुछ पीडीएफ मैंने वहां पर पिन कर रखी है टेलीग्राम पर भी, तो आप पिन जो पिन हुई है वहां से उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको ना मिले तो आप मेल के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए, और इसके लिए आप मेल कर देना, और मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।